गुरुवार की शाम और मार्केट 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट नीचे था और मार्केट एक्चुअली मूवमेंट ज़्यादा थी नहीं, बहुत ही रेंज बाउंड में था और एक बार नीचे चला गया, फिर वो नीचे रहा है। लेकिन मार्केट किसी की वेट कर रहा है, मार्केट 3 चीज़ों की वेट कर रहा है और 3 कौन से पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिकल प्लस मॉनेटरी इवेंट है। पहला तो दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है 8 तारीख को, तो वो है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कल आ रहा है, आरबीआई की पॉलिसी। तो आरबीआई की पॉलिसी क्या आएगी, क्या 25 बेसिस पॉइंट कट होगा कि नहीं, उस पे होगा। और तीसरा है, निर्मला सीतारमण जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर कल एक न्यू इनकम टैक्स बिल अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या उसमें कुछ है तो नहीं ना, क्योंकि उन्होंने बजट के टाइम नहीं दिया था और कल दे रहे हैं। तो एक वीक डिले किया क्योंकि बीच में दिल्ली इलेक्शन आ रहा था। अभी वो तो कल ही पता चलेगा कुछ है कि नहीं, लेकिन जितना सोर्सेज से पता चला कि वो सिर्फ एक न्यू इनकम टैक्स बिल है, उसमें कोई रेट्स की बातें नहीं होगी। अब ऐसा सुना गया है, अभी कल ही पता चलेगा कि क्या है। बट बस ये 3 इवेंट जो डोमेस्टिक इवेंट है, उसपे मार्केट बहुत ही डिपेंडेंट कि यहाँ से नोट्स नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो चलिए एक के बाद एक इवेंट डिस्कस करते हैं। बट बाय द वे, आगे जाने से पहले प्लीज प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं हमेशा आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अभी ये वीडियो के एंड में मैं कल के जो भी क्वेश्चन थे वो लूंगा। हर हर रोज हमारा वीडियो रिलीज होता है, सो प्लीज विद दैट। एंड अगेन, आपको अगर हमारा जो डेली आउटलुक चाहिए, मार्केट आउटलुक और वीकली आउटलुक, तो हमने एक फॉर्म दिया है नीचे, प्लीज भर दीजिए। तो आपको डेली ईमेल से हमारा आउटलुक है जो मैं ही दे रहा हूँ, वो आपको बाय मेल भी आएगा। ठीक है, चले तो बात करते हैं अगेन। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी अभी तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। अब आएगा कि नहीं वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन चांसेस ज्यादा है कट होने का, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे 6.2 से अभी 5.4 के नीचे आ रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप बात करो तो इंडियन जीडीपी ऑफ कोर्स वो भी नीचे आ रही है, अराउंड 5 के आसपास रुक गई है। तो कुछ बूस्टर तो चाहिए। और ऊपर से जिस तरह से बजट का डिक्लेयर हुआ, जहां फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कंट्रोल किया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मॉनेटरी किकबैक भी हो। तो उन्होंने ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ का तो जो ऑलरेडी उन्होंने बोनंजा दे दिया था आगे, और कल इंटरेस्ट रेट कट होगा, सो दैट विल बी अ बेटर पॉइंट। अब क्यों कट हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो हालत इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से वी नीड इट। अब आप बोलोगे कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होगा तो फिर रुपी और डेप्रिशिएट होगा, यस होगा। वो तो ऐसे भी हो रहा है, अब कुछ भी कर लो, यूएस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, तो रूपी तो डेप्रिशिएट होगा। तो रूपी अगर डेप्रिशिएट होगा तो वापिस मार्केट से बाहर पैसे जाएंगे और एफआई सेलिंग होगा। तो वो भी फुल चांसेस है कि वहां भी एफआई सेलिंग के फुल चांसेस है कि वहां भी होगा। लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर द स्लो डाउन व्हाट इज देयर इन द इकोनॉमी। तो उसको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि ये बैकफायर हो सकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन वापिस पिकअप हो गया, तो आपने अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट कट कर दिया तो प्रॉब्लम है ना। तो बहुत ही थीन लाइन है जो आरबीआई के नए गवर्नर चलेंगे, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। और सब एक्सपेक्ट करें कि कट होगा ही होगा, चांसेस कहते हैं ना कि 90% से ज्यादा है कि कट होगा। लेकिन बेसिकली वी हैव टू सी कि किस तरह से, क्या सीआरआर में कट हो रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ कुछ उन्होंने पॉलिसी डिक्लेयर की थी, स्ट्रिंजेंट पॉलिसी, वहां भी वो लोग क्या रोक लगा रहे हैं। तो मार्केट बहुत बारीकी से देखेगा कि आरबीआई क्या बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट रेट कट का माहौल उन्होंने चालू कर दिया तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। जैसे फेड होता है ना, फेड भी एक बार कट करते हैं तो वापस बढ़ाते नहीं है, तो जब तक वो वापस फिर वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाता है। बातें चल रही है कि नेक्स्ट ये ईयर में 75 बेसिस पॉइंट का कट होगा फुल ईयर में, अभी 25 बेसिस पॉइंट, और मे बी अप्रैल में, और फिर शायद जून के बाद और एक कट आएगा 25-25 बेसिस पॉइंट का, टोटल 75 बेसिस पॉइंट का कट होगा। देखना रहेगा कि क्या मॉनिटरी पॉलिसी रहेगी, क्या आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्या इन्फ्लेशन बाद में कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि इसमें एक चीज एंगल भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये 12 लाख तक की जो सैलरी की नो इनकम टैक्स बोला है, उसके वजह से एक साइकिल चलेगी। अभी नहीं चलेगी, लेकिन मे बी अप्रैल मई से चालू होगी, और वहां से वापस अगर डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन वापस ऊपर जाता है, तो अब अगेन आरबीआई के लिए सरदर्द होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से अभी सिचुएशन है, तो रेपो रेट कट अगर 6.5 से 6.25 आता है
तो एक तरह से अच्छा रहेगा क्योंकि और वो लाना लाना इसलिए है क्योंकि प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है और ग्लोबली तो देखो तो सब लोग इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, यूएस कर रहा है, यूरोप कर रहा है, चाइना तो बेहिसाब से कर रहा है, जापान एक उल्टा कंट्री है जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, वहाँ 2% का इन्फ्लेशन हो गया भाई साहब, 2 अरे सॉरी 2% का इंटरेस्ट यानी कभी सोचा ही नहीं था इन लोगों ने कि इतना भी हो सकता है। देख हाँ, यानी हमने तो डिकेड से सुना हुआ है कि भई जापान में नो इंटरेस्ट रेट होता है, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट अभी तो 2% आ गया, तो उनकी इकोनॉमी तो कुछ अलग ही लेवल पे जा रही है। उनके लिए वो एक बड़ा सरदर्द है, ठीक है? और हमारे लिए भी देखो अभी हम लोग ने कट नहीं किया लेकिन अगर ये कट होता है कल तो एक नई साइकिल चालू होगी। क्या मार्केट को पता है तो मार्केट को पता है। मार्केट ने ये नहीं सोच के रखा है कि कट नहीं होगा। देखो अगर कट नहीं होगा तो हाँ, मार्केट गिरेगा। 1 दिन तक गिरेगा 1 या 2 दिन लेकिन बाद में पचा लेगा। लेकिन हाँ, कट होना ज़रूरी है क्योंकि बजट ने उसका काम कर लिया है। गवर्नमेंट ने उस तरह से फिस्कल डेफिसिट 4.8 रखा, नेक्स्ट ईयर के लिए 4.4 रखा। तो इंटरेस्ट रेट कट तो एक बनता है और ऊपर से क्या हुआ है कि काफ़ी सारे जो मेन इंडिकेटर है ना, वो भी नीचे चले गए। अगर हम लोग बात करें तो पीएमआई प्राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो भी क क काफ़ी नीचे आ गया। अगर हम लोग पहले ना वो अराउंड 62 के आस-पास वो रहता था, अभी वो काफ़ी नीचे आके ऑन ऑलमोस्ट 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 55 के आस-पास वो रुका है, 52 के आस-पास। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम क्योंकि पीएमआई भी नीचे आया 50 के नीचे जाता है तो एक बड़ा सर दर्द है। 50 के नीचे पीएमआई जाता है, तो वो भी परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करूँ तो वहाँ एक बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा और वो कहता है कि एक तरह से इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। तो लेकिन होपफुली लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ से बिल्डअप होता है। अगर पीएमआई में भी अगर अगर बढ़ोतरी लानी है और अगर नॉर्मली हम लोग हमेशा 60 के ऊपर रहते हैं। काफ़ी टाइम आई थिंक पिछले 17 महीनों में ये पहली बार 2 साल में पहली बार हम लोग 56 के आस-पास रहे हैं। ओके, दिसंबर में वो 59 था, तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो ना तो ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत कम है। जैसे नो कार में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बेसिकली ग्रोथ की बात करें जिस तरीके से वो ऑलमोस्ट 1.8% है। तो अगर पीएमआई इंडेक्स विल रिमेन एट अ लो दैट इज आल्सो नॉट अ गुड साइन। तो इन सब इंडिकेटर्स की वजह से भी काफी हद तक बोला जा रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट हो। हाँ, नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 4.4 के आसपास इन्फ्लेशन पहुंच जाएंगे और जो हमारा अभी 5.2 के आसपास है, बट इट विल टेक सम टाइम। बट स्लोली एंड ग्रेजुअल थिंग्स विल बी इन अंडर कंट्रोल और आरबीआई को अगर ये पता है तो कट करेगी। लेकिन जैसे मैंने बोला रूपी में क्या इम्पैक्ट आता है वो आरबीआई को पहले देखना रहेगा। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आरबीआई को देखना मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 8 को होगा सैटरडे होगा वो है दिल्ली इलेक्शन। अब इस बार बात करें कि भाई दिल्ली इलेक्शन में 27 साल बाद असेंबली इलेक्शन की बात करूँ पहली बार बीजेपी जीतेगी। एग्जिट पोल बता रहे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ और एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट 35 टू 50 सीट्स बीजेपी के पास जाएगी। जो मेजोरिटी आपको 36 चाहिए तो 70 सीट्स में से तो इस बार काफी हद तक इस बार देखो बीजेपी अरे सॉरी दिल्ली इलेक्शन ऐसा ही होता है या तो इस बार या तो उस बार। यानी या तो बीजेपी बहुत ही बड़ी मेजोरिटी से जीतेगी या तो आप बड़ी मेजोरिटी से जीतेगा। लेकिन इस बार जो कंडीशन है बीजेपी के फेवर में और बीच में ये सब हो गया जो केजरीवाल जी जेल में चले गए और नो नए सीएम अपॉइंट हुए तो बहुत सारी चीजें ने जो आपके खिलाफ हुई और लेकिन अगर आपके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप इस बार का इलेक्शन हार जाते हैं ना तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पंजाब में भी हुआ क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है, ओके और हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर मान के इतना सारे प्रॉब्लम्स अभी भी चल ही रहे हैं। तो अगर वहाँ हुआ तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम होगा। देखो, आपको पिछले 10 या 15 साल में सबसे बड़ा स्टार्टअप माना जाता है पॉलिटिकल स्टार्टअप, उसको पंचर नहीं होना चाहिए। अगर वो पंचर हो रही है तो फिर बड़ी 2 ही रहेगी बीजेपी और कांग्रेस है। कांग्रेस तो अभी भी ऐसे भी कुछ नहीं है। इवन दिल्ली इलेक्शन में बात करें तो 1 सीट की बात करें या 0 सीट की बात कर रहे हैं। बट यस अगर ये सेटबैक हुआ तो इट विल बी अ बिग सेटबैक फॉर आप क्योंकि अगर 5 साल और ऊपर से पंजाब में उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखना है। लेकिन अगर हम लोग बीजेपी सरकार के बारे में बात करें तो उनके लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इवन मार्केट के लिए भी बड़ा पॉजिटिव होगा क्योंकि जनरल इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी के कम सीट आए तब लग रहा था कि भाई ये कुछ
मामला गड़बड़ है यहाँ। लेकिन लास्ट कुछ स्टेट इलेक्शन बीजेपी ने अच्छी तरह से जीते और अगर दिल्ली में जीत गए ना, तो दिल्ली को कैसे ना मुगट कहते हैं, क्योंकि सब वहीं बैठे होते हैं, दिल्ली पार्लियामेंट अपनी सब वहीं है, तो वो अगर हाथ में आती है तो एक क्या है ना प्रेस्टीज की बारी की बात होती है कि वहाँ एक बहुत अच्छा हो जाएगा और मार्केट भी इसको पॉजिटिव वे में लेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट सैटरडे को आता है, क्या बीजेपी जीत रही है या आप, लेकिन हाँ, थोड़ा सेंटीमेंट में असर आता है। ऐसा नहीं है कि भई कुछ यहाँ अगर बीजेपी हार भी गई तो ऐसा कुछ बड़ा है नहीं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव होता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है निर्मला सीतारमण जी कल न्यू इनकम टैक्स बिल बेसिकली प्रेज़ेंट कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट 61 में जो अपने बिल थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस सिम्प्लिफिकेशन लाने के लिए और सब। देखिए मार्केट पार्टिसिपेंट को डर है कि भाई ये बजट के टाइम ही क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? ये क्यों 1 वीक के बाद बीजेपी सॉरी दिल्ली इलेक्शन के बाद ही डिक्लेयर हो रहा है। तो रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए और मेबी कुछ बड़ा आ रहा है। सबको डर वही है कि क्या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आ रही है जो नेगेटिव हो और इसके लिए उन्होंने 1 वीक तक डिले किया कि भाई चलो दिल्ली इलेक्शन खत्म हो जाए बाद में डिक्लेयर करते हैं। वो तो कल ही पता चलेगा। कोई सब लोग बोलेंगे भाई डायरेक्ट टैक्स कोड लगने वाला है। डायरेक्ट टैक्स कोड तो कुछ नहीं है कि सेम टैक्स सेट अक्रॉस, उसमें तो फिर इक्विटी और उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो डायरेक्ट टैक्स कोड में तो क्या होता है कि बेसिकली आपका अगर 20-25% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वो सब लगेगा तो प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस तरह से होगा और इवन दो बीच में ऑफिशियल्स ने भी बोला है कि ऐसे कोई नए इनकम टैक्स के रेट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसेस ज़्यादा होगा और ख़ास करके देखना होगा कि एफआईआई और डीआई उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो वो कल बेसिकली ये अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होनी देखो ये गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, कब क्या बोल दे। किसी को पता नहीं था कि भई 12 लाख का जो एग्ज़म्पशन देने वाले वो आने वाला है, करेक्ट? इवन नोटबंदी किसी को पता नहीं था। तो ये सब जो जिस तरह के अनाउंसमेंट है, तो इसलिए किसी को अभी भी इतना विश्वास नहीं कि भई कल जाके सब अच्छा ही होने वाला है। कल जाके क्या कोई खराब ऐलान तो नहीं होगा, व्हिच इज़ मार्केट नेगेटिव। तो वो भी एक डर लगा है। तो ये सब 3 फैक्टर जैसे मतलब आरबीआई पॉलिसी, दिल्ली का इलेक्शन प्लस कल का जो निर्मला सीतारमण जी क्या प्रेज़ेंट करने उस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, यहाँ से कहाँ जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट तो आरबीआई पॉलिसी ही है। ऊपर से एक आध फैक्टर और जॉइन कर ले भाई ट्रम्प साहब चलो कल तो शांत थे, लेकिन वही है वहाँ जाके बात करते हैं क्या इज़राइल में जाके बात करते हैं कि हम लोग गाज़ा को ले लेंगे, उसको रीडेवलप करें, पता नहीं क्या सोच रहे हैं इंसान। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, पूरे दिन खुद की धुन में रहते हैं, जब मन में आया कुछ बोल देते हैं, ट्विटर में कुछ डाल देंगे, ट्रुथ सोशल में डाल देंगे और यहाँ मार्केट हिलने लगता है। बट एनीवेज़ अभी जिस तरह से उन्होंने ड्रामा किया ये सब टैरिफ पे हाँ, अभी यूएसए चाइना का चल रहा है, एक दूसरे को लगा है, लेकिन जिस तरह से कनाडा और मेक्सिको का सुलटा दिया ना, वो वैसे था कि भई धमकी दे रहे थे। बाद में नेगोशिएशन करके कम कर दिया। लेकिन हाँ, अब थोड़े यूज़्ड टू हो जाना पड़ेगा हमें भी कि भई हर रोज़ कुछ ना कुछ आएगा इनके एंड से। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी पता है कि अगर बहुत बड़े-बड़े टैक्स लगा दिए तो उनकी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सो यस उतने तो इंटेलिजेंट है होपफुली तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं बट देखते हैं लेकिन 1 महीने का जो विंडो है चाइना बोल रहे हैं कि भई हमने भी उन्होंने भी टैरिफ हमें लगाया है तो बोले कि 1 महीने का 1 महीने या 15 दिन का विंडो है कुछ मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। अगर वो विंडो में अगर उनका नेगोशिएशन हो जाता है तो सब ठीक है। तो लेट्स होप कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए और वहाँ ठीक हो जाए, तो अगर वो शांत है तो थोड़ा अपना भी शांत रहेगा, लेकिन हाँ, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो मार्केट ऐसे भी ऊपर-नीचे हो जाएगा। क्वार्टरली रिज़ल्ट जो भी आ रहे, ठीक आ रहे हैं इतने यानी एवरेज है, ऐसे खराब भी नहीं है, एवरेज आ रहे हैं। एसबीआई का जो रिज़ल्ट आया था, वो स्टॉक तो गिर गया लेकिन आज रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा आया था, जिस मैंने एस्टीमेट के सामने आई थिंक 88 एग्ज़ैक्ट नहीं है, मुझे याद बट 87-88% का ग्रोथ आया था, तो दैट इज़ गुड और फाइन प्रिंट मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो बना देखने में बिज़ी रह गया था, तो इन्वेस्टिगेशन में तो मेरा वो रह गया बट या एसबीआई का ठीक-ठाक रिज़ल्ट है, कल स्विगी का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। अब स्विगी ने इंस्टामार्ट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन तो भी प्रॉफ़िटेबिलिटी में ज़ोमैटो से पीछे है
और नो उनका से लॉस तो 800 करोड़ से बढ़ गया है। तो वो एक नेगेटिव चल रहा है स्विगी के लिए, लेकिन लेट्स सी आगे जाके किस तरह से वो लोग रिवैम्प करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, क्योंकि अ, प्रॉफिटेबल बनना है तो काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। और लेकिन अगर स्विगी का वैल्यूएशन भी देखो ना तो ज़ोमैटो से तो बहुत कम है, बहुत कम है। ज़ोमैटो को क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यूएशन, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखें, प्रॉफिटेबल होगा ना तो हर कोई उनको वैल्यूएशन अच्छा देगा, ठीक है? सिमिलरली अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी का सेक्टर ये क्वार्टर में 7.1% का ग्रोथ है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है पिछले फ्यू क्वार्टर्स का, पिछले 1 साल का। एंड वो जो होते हैं ना छोटे-छोटे पॉकेट्स, यानी फरसान होते हैं या चिप्स के पैकेट, वो छोटे-छोटे पैकेजेस बहुत चल रहे हैं कंपैरेटिवली, और हाई स्टेबल प्राइसेज़ में भी चल रहा है। तो धीरे-धीरे यहाँ चेंजेज़ आ रहे हैं, तो पीछे 4 क्वार्टर में जो था, उससे बेटर है। तो इस एनईबी एफएमसीजी थोड़ा अभी फेवरेबल कंडीशन में है, क्योंकि ये टैक्स कट का हुआ है। लेकिन वो जो हम लोग बोले 1 लाख करोड़, क्या सब कुछ इसमें ही जाएगा? नहीं, डाइवर्सिफ़ाई होगा, टूरिज़्म से लेके सब जगह होगा। बट वी हैव टू सी, बट एफएमसीजी कंपैरेटिवली फेयर पोज़ीशन में अर्लियर से ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें ना तो पिछले 1 साल में भी अगर जिस तरह से एफआई सेल किया, इवन परसों उन्होंने 800 करोड़ का बाय किया एफआई ने, कल वापस 1700 करोड़ का सेल कर दिया। क्योंकि उनके सामने डीआई बाय कर रहे हैं, और 1 साल में आपको बता दूँ कि 53% ऑफ बीएसई मिड कैप इंडेक्स में ना बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक बढ़ा है। ओके, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट में आरटी, बंधन, एल&टी फाइनेंस, ऐसे काफ़ी सारे हैं जहाँ इन लोगों का स्टेक बढ़ा है, और ये दर्शाता है कि, और एफआईडीआई का कम हुआ है भाई, एफआईडीआई का कम हुआ है। दैट शोज़ के भाई रिटेल इन्वेस्टर ही बहुत ही एंथू है, उनको लग रहा है भाई यही है गोल्ड माइन, और सब लोग लगे हुए हैं। ओके, एंड इवन अगर हम बात करें तो कॉग्निजेंट का जो एक रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा यानी कंपेरेबली बेटर, इसके वजह से आईटी स्टॉक्स भी ना एक पॉजिटिव रहा आज। ओवरऑल सी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स ना ग्लोबल डिमांड उस पे होगा, लेकिन हाँ, एक तरह से ना कॉग्निजेंट का रिजल्ट होता है या एसेंचर का रिजल्ट होता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। कैपजेमिनी भी कभी-कभी इम्पैक्ट लाती है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इवन अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल निफ्टी जो है ना, पीछे 1-2 क्वार्टर बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन आगे जाके भी अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो फेयर वैल्यूएशन पे, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है, तो वो डायरेक्टली इनको बेनिफिट में आएगा। डायरेक्टली इवन इवन कुछ-कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से सेक्टर बेनिफिट में हो गए, जैसे एफएमसीजी हो, ऑटोमोबाइल्स में फोर व्हीलर होते हैं, टू व्हीलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ओला की हालत खराब है अभी, 74-75 में चल रहा है। उन्होंने बड़े-बड़े प्रोजेक्शन किए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उनकी कॉम्पिटिशन जैसे टीवीएस मोटर और होंडा, और ना उन वो सब ने भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए और बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तो अभी ओला का सेल्स का जो मार्केट शेयर है वो सिमिलर टू टीवीएस हो गया है। इवन हीरो होंडा का शेयर बढ़ रहा है। तो इन सब का वजह से ना ओला इज़ लूजिंग ग्राउंड। ओला ने नो डाउट इतने सारे सेंटर खोल दिए, लेकिन सर्विस में प्रॉब्लम, उनका जो ओला S1 जो पहला मॉडल था वहाँ इतने सारे इश्यूज़ रहे, कि उसका इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। तो वही है कि अगर कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी, और उन्होंने मार्केट लीडिंग शेयर लूज़ कर दिया है। और यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन है मैनेजमेंट, क्या वो फ़ोकस कर रहे हैं, कस्टमर सेंट्रिक है कि नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कस्टमर सेंट्रिक होते तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते कि आप अच्छा रिज़ल्ट दो, और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। सो अगर हम लोग ओवर निफ्टी की भी बात करें तो ना ऑलमोस्ट 72% निफ्टी कंपनीज़ का अर्निंग डीग्रोथ हुआ है, और 26% ने ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो यहाँ से भी अगर क्वार्टर 3, क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर मे गुड, देन थिंग्स विल कम। ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर 1 ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू करंटली। सो लेट्स सी, अभी कल आएगा आरबीआई पॉलिसी एंड ऑल दैट, और निर्मला सीतारमन जी क्या कहती है, और परसों रिजल्ट, उससे बहुत कुछ डिपेंड होगा। लेकिन आपको भी गाइस अगर कोई बड़ी मूवमेंट आती है नीचे के साइड, नो डोंट वरी, you can start buying, because I think this is the market where one has to buy and not sell. करेक्ट, तो ये चीज रखना है ध्यान में। चले अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और मैंने जैसे बोला, हम लोग पहले मार्केट आउटलुक कम्युनिटी में देते, अभी नहीं देंगे।
डेली आउटलुक हम लोग ईमेल से आएगा, तो प्लीज गिव योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ओके, ईमेल उनका वहाँ है फॉर्म, वो देख लेना। चले चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए। रिकमेंडेशन, 1 मिनट, हाँ। सो रमेश बोले कि सर हाउ यू प्रोवाइड रिकमेंडेशन सर्विस। रिकमेंडेशन सर्विस के लिए हमने लिंक दी है, आप वहाँ जाके थॉटफुल इन्वेस्टर हब .com में जाके देखिए, वहाँ सभी पैकेजेस है, आप देख सकते हैं। वी प्रोवाइड रिकमेंडेशन अक्रॉस इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF एंड IPO एंड एवरीथिंग। सर, दूसरा एक क्वेश्चन है, जॉर्जे 44, प्लीज एडवाइस पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी इन बंधन बैंक। ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, बंधन बैंक आई एम नॉट कन्विंस अबाउट दैट। और उनका भी जो MFI लैंडिंग का बुक था ना, उसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आया था, और ये स्टॉक क्या गिरा है, जबरदस्त गिरा है, 31% गिरा है। और पीछे 5 साल का भी अगर रिटर्न देखो तो नेगेटिव है। और आई एम ऑनेस्टली नो, आई एम नॉट टू मच कन्विंस अबाउट जॉर्ज, अबाउट बंधन बैंक। मेरे हिसाब से तो नो, एट अ हायर लेवल यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इन आउट। बाय द वे, इट इज जस्ट अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन। प्लीज अपना खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। ओके, सो बंधन बैंक नो। जयंत शाह, प्लीज एडवाइस क्रेडिट एसेट्स ग्रामीण। क्रेडिट एसेट्स ग्रामीण, देखो वो भी उसका क्या होता है, लेट मी ओपन द चार्ट। क्रेडिट एसेट्स ग्रामीण में भी क्या हुआ था कि वही MFI लैंडिंग के वजह से ना, वो भी काफी गिर गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो वो भी 35% गिरा हुआ है। बाकी सब ठीक है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑल दैट भी ओके ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये कि अभी जो भी MFI लैंडिंग को फेसिंग है, उनका वैल्यूएशन काफी तरीके से हिट हो चुका है। ऑफ कोर्स रिटर्न बहुत ही म्यूटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, 15-16% पिछले 1 साल का है। 5 साल का भी मैं 6% ही रिटर्न देख रहा हूँ। इवन प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 2.46, तो सस्ता तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रखना है, देखो दिसंबर में पूरा नेगेटिव दिखा है, तो रीजन वही होगा कि उन्होंने प्रोविजन किया होगा MFI का। 1-2 क्वार्टर में जैसे रेट कट होता है तो MFI लैंडिंग का थोड़ा वहां के ना रिकवरी आएगा, तब ये सब स्टॉक्स भाग सकते हैं। तब तक ये एक रेंज बाउंड में रहेंगे। एंड बाकी काफी सारे अच्छे बैंकिंग स्टॉक, NBFC स्टॉक में जो आप देख सकते हो। Okay, so hope you got the answer, Jain Shah. Saurabh Bhattacharya, please advise on the Keynes technology. Keynes technology मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मत इन्वेस्ट करना। केन्स यार ऑनेस्टली देखना पड़ेगा कि किस तरह से डीप सीक और वो सब को, इन सबको इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि क्या है कि ये सब है ना, 1 मिनट, ये सब कंपनीज है ना जो काफी हद तक डिपेंडेंट होती है ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। और वो लोग काफी AI भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो जब आप AI इतना यूज करते हो ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्या ना कोई भी नया वो कहते हैं ना कि आता है अपना, जैसे डीप सीक आया, करेक्ट, डीप सीक के वजह से क्या हुआ कि पूरा ओपन AI हिल गया और उन्होंने सस्ते में बना दिया। अब ये लोग भी है ना, खुद की टेक्नोलॉजी होती है, ऑफ कोर्स उन्होंने होगा कि एनवीडिया से कोलैबोरेशन ऑल दैट, लेकिन अभी वही चीज सस्ते में बन रही है, तो भी प्रॉब्लम तो है ना, इन लोगों को भी अपने पे काम करना पड़ेगा। और ये देखो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, 45%। मेरे हिसाब से ये बड़ा रिसेट है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। सो again, do your own research before investing, otherwise I'll try to avoid gains. Shripanda Banyun sir, please advise on Federal Bank. Is it time to pick some shares of Federal Bank? अच्छा शेयर है ओवरऑल, अगर उदय तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा, एंड ओवरऑल यस, दिस कंपनी इज, सॉरी, दिस बैंक इज ऑफ कोर्स डूइंग वेल। एंड अगर लेना है तो आप पहले ले सकते हो। जो ये अभी सब मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल सब डिस्कस होगा, बट यस, ओवरऑल मुझे मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है, मैंने इसको देखा हुआ है। सो आई थिंक यू शुड कीप इट, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग गाइस। ठीक है, चले तो केन्स था, अरे सॉरी, फेडरल बैंक था। सर, पावर लिफ्टिंग हाउस पे ऑफ पेन, I have missed today's online. Can you said get any recorded videos? No, you can message at support@catapan.in. Again, I am repeating, guys. Anyone wants to send us a mail, support@catapan.in. I'll answer, and if needed, we'll send you the link also. Guys, we do a webinar every Wednesday and Sunday. तो next Sunday है,
चाहो तो हमने लिंक दी हुई है, वो आप एनरोल कर सकते हो, तो वी कैन मीट ऑन संडे। विजय घेवाड़ी 66 बोले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर वीडियो प्लीज। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसे सेम ग्रामीण विकास जैसे कि भाई उन्होंने भी एमएफआई लैंडिंग काफी की थी, और वो एमएफआई लैंडिंग के वजह से ना उनको इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है जिस तरह से ये स्टॉक गिरा है। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस कम होगा, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, आई थिंक ये एमएफआई भी रिकवर करेगा। उन लोगों ने इनफ प्रोविजन किया हुआ है। सो मेरे हिसाब से इस लेवल से इन सब कंपनी से निकलना वाजिबी नहीं रहेगा, क्योंकि क्या पता कब रिकवरी चालू हो जाए। ओके, सो उज्जीवन भी वही सिचुएशन में, अगर मैं उज्जीवन की भी बात करूं अपने टॉप से, वो कितना गिरा हुआ है, 1 मिनट। सो उज्जीवन की अगर मैं बात करूं तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 37% गिरा है। एंड आई थिंक यहाँ से भी ये बनेगा। अभी अभी तो रिटर्न दिख नहीं रहा है, लेकिन रिकवरी आ सकती, तो इस लेवल पे आई नॉट सजेस्ट टू गेट आउट फ्रॉम ऑल these stocks. Okay, so please give your outlook on EPL average price to say promoted reducing stake, what should I do? प्रोटोन पूछ रहे, सो कौन सा है कंपनी? ईपीएल, एक मिनट मैं स्टार्ट कर ले, मैं लिख लेता हूँ, ऐसा इस देख लेता हूँ। ईपीएल 4% बढ़ा है आज भी, एंड उन्होंने 209 तक गया था और काफी हद तक रिकवरी आई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 17% ही डाउन है। स्टॉक तो अच्छा है यार, प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी धीरे धीरे वापस स्टैंडर्ड हो रही है। ऑफ कोर्स प्रमोटर होल्डिंग, देखो वो देखना पड़ेगा क्या पर्पस है प्रमोटर का सेल करने का, कि प्रमोटर ने कहाँ सेल किया है भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा है। 51% ही तो है, तो कहाँ से आप बोल रहे हो कि सेल हुआ है? अदरवाइज स्टॉक इज ओके, रिटर्न ठीक दिया है, ऐसा कुछ खास नहीं दिया है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी इतना यानी ज्यादा नहीं है। अभी एक रिकवरी आई है, जो बीच में 15 का प्रॉफिट था मार्च में, अभी 88, सॉरी दिसंबर का अभी तक आया नहीं, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। एक काम कर सकते हैं, ईपीएल अभी अभी तो मुझे ओके लग रहा है, लेकिन आप देख लो ये रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद आई थिंक यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। वेट फॉर द रिजल्ट, मुझे पता नहीं इसका रिजल्ट कब है, बट प्रमोटर मुझे दिखा नहीं है कहीं रिड्यूसिंग स्टेक है, सो अभी होल्ड कीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज डू राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, आई डू रिप्लाई, और डू लाइक एंड शेयर इट। जैसे मैंने बोला, फॉर द मार्केट आउटलुक, बिलीव मी वो 10 पॉइंट मैं देता हूँ, अगर वो आप देख लोगे, इट इज इनफ फॉर यू। ओके, तो प्लीज गिव योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इन द लिंक बिलो। ओके, सी यू देन, बाय बाय।